Okay, students. So we'll continue from where we left in the last class, and we will inshallah continue with the events of War of Independence. So लास्ट क्लास में हमने सारे के सारे जो कॉजेज ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थे वो आपके साथ कंप्लीट किए थे। अब हम स्टार्ट करते हैं विद द इवेंट्स ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो जब हम बात करते हैं इवेंट्स ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की, तो जो पहला रीजन जिसने ट्रिगर किया वो हमने देखा कि किस तरीके से मंगल पांडे की जो एग्जीक्यूशन थी बाय द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिशर्स या एट द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिशर्स, उसने इस वाक्य को पूरे के पूरे ट्रिगर किया। और जो सारे के सारे सोल्जर्स थे उन्होंने जो बाहर सोल्जर्स थे जो अभी भी आपके पास कैप्टिविटी में नहीं थे, उन्होंने प्रिजन्स को ब्रेक किया इन डिफरेंट पार्ट्स और सारे के सारे जो इम्प्रिजन्ड सोल्जर्स थे उनको रिलीज करवाया। और इधर से आपके पास मूवमेंट स्प्रेड होना स्टार्ट हुई। आपके पास जो इंडियन सारे के सारे सोल्जर्स थे उन्होंने डिफरेंट पार्ट्स में मूव किया, कानपुर, नागपुर, झांसी, उसके अलावा लखनऊ, मीरठ, जितने भी सारे के सारे इंपॉर्टेंट रीजन्स थे, इधर जाके सोल्जर्स गए, इवन दिल्ली तक पहुँच गए और दिल्ली को भी लिबरेट करवा दिया फ्रॉम द ब्रिटिश रूल फॉर अ पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम। और इस पूरी की पूरी मूवमेंट के जो सेंट्रल फिगर हेड थे, वो थे उस ज़माने के मुगल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र टू। मैंने आपको पहले भी बताया था, ये जो हम आपके पास अटैच करते हैं नाम के साथ कि बहादुर शाह ज़फ़र 1, बहादुर शाह ज़फ़र 2, ये डिफरेंशिएट करना होता है एक ही नाम के 2 रूलर्स को। तो जो आपके पास औरंगज़ेब के बेटे थे, उनका नाम था प्रिंस मुअज़्ज़म, लेकिन जब वो बादशाह बने तो उन्होंने जो नाम अडॉप्ट किया था, वो था बहादुर शाह ज़फ़र। तो वो अपने नाम के पहले थे। ये जो थे, ये उनका भी नाम बहादुर शाह ज़फ़र था, लेकिन ही वाज़ सेकंड ऑफ हिज़ नेम, सो बहादुर शाह ज़फ़र 2, टू डिफरेंशिएट बिटवीन 2 टेन्योर्स ऑफ पीपल हैविंग द सेम नेम। अब आपके पास ये जो बहादुर शाह ज़फ़र थे, ही इज़ ऑल्सो नोन एज़ द लास्ट मुगल एम्परर एज़ वेल। सो बहरहाल, ये सेंट्रल फिगर हेड बन गए, मूवमेंट स्प्रेड होने लगी। इस मूवमेंट के अंदर जो आपके पास 2 से 3 इम्पोर्टेंट हमारे पास वाक़यात हैं, उनको आपके साथ डिस्कस करते हैं। एक है जिसको हम कहते हैं कानपुर मैसेकर। इधर आपके पास जो रूलर थे नाना साहिब। नाना साहिब जो थे उनका एक ब्रिटिशर से पर्सनल ग्रज था। आपकी जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की पॉलिसी थी उसके उनके तहत नाना साहिब की पेंशन को बंद कर दिया गया था। और जब नाना साहिब की पेंशन को बंद कर दिया गया, तो जब वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ट्रिगर हुई, तो नाना साहब के पास एक मौका था कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स को इस रीजन से निकाल के अपने कंट्रोल को वापस एस्टैब्लिश किया जाए। 3 हफ्ते की तकरीबन जंग चली और ब्रिटिशर्स और इनके दरमियान एक स्टेलमेट हो गया। जंग जो थी वो आपके पास प्रोडक्टिव नहीं हुई और फिर एक एग्रीमेंट हुआ जिसके तहत ब्रिटिशर्स को इस चीज़ की अश्योरेंस दी गई कि आपको एक फ्री और सेफ पैसेज प्रोवाइड कर दिया जाएगा आउट ऑफ द सिटी। लेकिन एज़ सून एज़ द ब्रिटिशर्स वर लीविंग, ब्रिटिश सोल्जर्स वर लीविंग विद देयर चिल्ड्रन, विद देयर फैमिलीज़, विद देयर वुमेन, उनके ऊपर एक अटैक लॉन्च किया गया और 300 के करीब-करीब जो ब्रिटिशर्स थे, जिसमें सोल्जर्स, वुमेन और चिल्ड्रन को मार दिया गया। ब्रिटिशर्स ने जब और इस वाक़ये को हम कहते हैं कानपुर मैसेकर। ब्रिटिशर्स ने जब वापस कानपुर को कैप्चर किया एट द एंड ऑफ द वॉर, बेतहाशा एट्रोसिटीज़ कैरी आउट की और इस वाक़ये का शदीद किस्म से बदला लिया। नाना साहिब दो मैनेज्ड टू एस्केप, वो बाहर बच के बाहर निकल गए। फिर आपके पास एक और बड़ा वाक़या होता है कि जब ब्रिटिशर्स वर टू पावरफुल, ब्रिटिशर्स वर एक्सट्रीमली पावरफुल और इस अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट को कंट्रोल करना ब्रिटिशर्स के लिए आसान था। हम देखते हैं ना अक्सर बेशतर आपके पास जब एक पानी की लहर का आवाज़ होता है तो कितना शुरू में तेज़ी से आती है, लेकिन क्या होता है बाय द एंड हमें पता है कि यार वो बिल्कुल काम हो जाएगी, बिल्कुल आपके पास स्ट्रेटन और फ्लैटन आउट हो जाएगी। तो ये भी वही सीन था। ब्रिटिशर्स को पता था कि इंडियंस के पास उतनी एक्सपर्टीज नहीं है कि एक लॉन्ग और फुल फ्लेज्ड वॉरफेयर इंडियंस के साथ कर सके, ब्रिटिशर्स के साथ कर सके। ना उनके पास वो मॉडर्न वेपन्स है, ना वो एडवांसमेंट है, ना वो विल है, ना वो यूनिटी है। तो इसीलिए जो शुरू में हमने आपको बताया कि किस तरीके से डिफरेंट पार्ट्स और मॉडर्न डे जो यूपी है, उत्तर प्रदेश है, उसके मेजर पार्ट्स ब्रिटिशर्स ने और सेंट्रल इंडिया के मेजर पार्ट्स ऑल्दो ब्रिटिश कंट्रोल से लिबरेट करा के इंडियंस ने हासिल भी कर लिए, लेकिन after 6 months or so, Britishers were able to capture most of the parts of India back और इवन दिल्ली के ऊपर भी उन्होंने वापस कंट्रोल हासिल कर लिया। जब दिल्ली में ब्रिटिशर्स एंटर हुए तो आपके पास बहादुर शाह जफर और इनके जो बच्चे थे, उन्होंने कोशिश किया कि छुप के भाग के आपके पास जो हुमायूं की टूम थी उधर चले जाएं और उधर उनको पकड़ा गया और बहादुर शाह जफर के जो 3 बेटे थे उनके सर कलम कर दिए गए। और जब इनके मिर्ज़ा अबू बकर, मिर्ज़ा मुग़ल और मिर्ज़ा सुल्तान जो थे उनके बेटे, उनके सर कलम करके बादशाह को पेश कर दिए गए। अब ये जो है ना, एक बादशाह की शान-ए-निशान नहीं होता, क्योंकि इंग्लैंड में भी आपके पास मोनार्की है, बादशाहत का निज़ाम है।
तो बहुत बुरी बात लगती कि आप बहादुर शाह ज़फ़र जो कि खुद बादशाह थे, उनको पनिश करते या उनको भी आप फांसी दे देते या उनका सर काट देते। ये दूसरे बादशाह एक बादशाह के साथ इस तरीके का सलूक नहीं करते। इसीलिए मतलब कितना अजीब लगता है ना कि बोला इंडियन से पूछा जाता है आपका बादशाह कहाँ है? मतलब वो देखो वो फांसी पे लटके हुए हैं। तो बहुत आपके पास अनकर्टियस और बुरी चीज़ ये मानी जाती है इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी कि आप इस तरीके से हेड ऑफ द स्टेट को पनिश नहीं करते। तो हुआ क्या कि आउट ऑफ कर्टेसी ऑफ हिज पोजीशन ब्रिटिश ने बहादुर शाह जफर को एग्जाइल कर दिया टू मॉडर्न डे बर्मा म्यांमार, और उस जमाने में रंगून कहते थे, तो रंगून में उनको एग्जाइल कर दिया गया और उधर वो कैप्टिविटी में एज अ प्रिजनर इंतकाल कर गए। और हमने बचपन में वो बड़ी मशहूर नज़म है, क्योंकि बहादुर शाह जफर जो थे वो बड़े मशहूर पोएट भी थे, और हमने सब ने तकरीबन वो बड़ी मशहूर जो दरसी किताबों में उर्दू की हमने वो पोएम पढ़ी है कि उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतज़ार में। और इसका जो आखिरी शेर है वो सबसे ज़्यादा प्रोफाउंड है, और वो डीप एगनाइजिंग जो पेन होता है ना उसको शो करता है कि कितना बेबस था बादशाह। हालाँकि एक ज़माने में कितना कंट्रोल उसकी सल्तनत का, लेकिन आखिरी शेर हमें समझाता है कि किस तरीके से हालात चेंज होते हैं। नथिंग इज़ परमानेंट इन लाइफ। तो वो क्या है आखिरी शेर? कितना बदनसीब है ज़फ़र दफ़न के लिए, 2 गज़ ज़मीं भी ना मिली कुएँ यार में। कि मतलब अपना जो मुल्क था जिसमें उनके उनके आबा और अजदाद ने 250 साल तक रूल किया था, बेतहाशा लोगों को इतनी चीज़ें बाँटी थीं, परिंदा उनके इजाज़त के बगैर पर नहीं मारता था, फतूहात की थी, जंगें की थीं, इतनी शान-ओ-शौकत, बिल्डिंगें बिल्ड की, आर्ट, आर्किटेक्चर, लोग उनके कंट्रोल में। और आज अगर उसको 2 गज़ ज़मीन चाहिए जिसमें वो सिर्फ़ अपना कब्र बना सके, वो भी उसको मैसर नहीं है अपने मुल्क में, इंडिया में। कितना बदनसीब है ज़फ़र दफ़न के लिए। तो ये हालात शो करते हैं कि भाई एक ज़माने का बादशाह जिसकी प्रेस्टीज को हम नहीं सोच सकते थे, आज वो 2 गज़ ज़मीन को तरस रहा है, अपने मुल्क एक आज़ाद मुल्क में, और कैप्टिविटी में इंतकाल कर रहा है। सो बहरहाल इधर से ब्रिटिशर्स ने जो मेजर चैलेंज था दिल्ली का, उसको कैप्चर कर लिया। अब जो आखिरी सेंटर ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का था, वो था झांसी का रीजन, जहाँ पे आपके पास रानी ऑफ झांसी, जिसको लक्ष्मीबाई भी कहते हैं, उनका नाम था मणिकर्णिका। असल में इनका भी ब्रिटिशर्स के साथ एक प्रॉब्लम था, और वो प्रॉब्लम क्या था कि इनके जो हस्बैंड थे, जो कि रूलर थे, जब उनका इंतकाल हुआ तो इनके कोई ऑफस्प्रिंग्स नहीं थे। तो अब ब्रिटिशर्स ने डॉक्ट्राइन ऑफ पॉलिसी लैप्स की पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करके झांसी के रीजन को कैप्चर करना चाहा। जो लक्ष्मीबाई थी, इन्होंने जाके ब्रिटेन में भी जाके कोर्ट में अपील की कि भाई इस चीज़ इधर के जो रूल है वो हमें दे दिया जाए, हम कंट्रोल करेंगे। और इंडिया में भी केस को लड़ा, लेकिन दोनों जगहों पे ब्रिटिशर्स ने जो रूलिंग दी, वो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत उस रीजन के ऊपर ब्रिटिश कंट्रोल की थी। तो जब जंग स्टार्ट हुई तो एक आपके पास एजेंडा था, एक मोटिवेशन थी ब्रिटिशर्स को अपने रीजन से निकालने की, और मनी आपके पास ये जो लक्ष्मीबाई थी, इन्होंने इसको हम कहते हैं बैटल ऑफ ग्वालियर भी कहते हैं। तो इस बैटल में आपके पास ब्रिटिशर्स के खिलाफ बहुत ज़्यादा जज्बे से लड़ा, एंड इवेंचुअली शी वाज़ किल्ड इन 1858 ड्रेस्ड एज़ अ मैन फाइटिंग इन द वॉर। और आपके पास जब इनके इंतकाल के साथ लक्ष्मीबाई के जंग जो थी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, वो अपने इख्तिताम को पहुंची। ये सारे के सारे इवेंट्स ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में हमारे पास आते हैं। उसके बाद हम एक ब्रॉड कैटेगरी देखते हैं कि व्हाई डिड द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस फेल। ये 7 मार्क के लिए भी आता है, और इसी तरीके का क्वेश्चन 14 मार्क के लिए भी आ सकता है। तो हमने आपको एक शुरू में चीज़ बताई थी, और वो ये थी कि जब हमने आपके साथ डिस्कस किया था डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर के रीजंस, उसके साथ-साथ हमने जो हमारी चैप्टर नंबर 2 के जो टॉपिक थे, जो लास्ट हमारी वीडियो थी, उसमें हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि व्हाई वर द ब्रिटिशर्स एबल टू कॉन्कर इंडिया। और इधर हम देखेंगे कि व्हाई डिड द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस फेल। अब ये जो तीनों की तीनों वाकयात है ना, ये आपस में बड़े इंटरलिंक्ड है, क्योंकि अगर ब्रिटिशर्स जंग जीत रहे हैं तो उसकी दो ही वजूहत होंगी, या ब्रिटिशर्स अगर इंडिया कॉन्कर करें तो उसकी दो ही वजूहत होंगी, मुगल एम्पायर खत्म हो रहा है तो उसकी दो ही वजूहत होंगी मेजरली। उसके अंदर फिर सब कैटेगरीज आएंगी, बहुत सारे पॉइंट्स, लेकिन मेजरली दो बातें क्या होंगी, या तो आप कमजोर हो गए या सामने वाला मजबूत होगा। तो वीकनेस ऑफ द इंडियंस एंड स्ट्रेंथ ऑफ द ब्रिटिश। पहले हम स्ट्रेंथ ऑफ द ब्रिटिश देखते हैं, तो स्ट्रेंथ ऑफ द ब्रिटिश में हम सारे के सारे पॉइंट्स पढ़ चुके हैं। क्या था कि ब्रिटिशर्स बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, ब्रिटिशर्स की जो आर्मी की स्ट्रेंथ थी वो अनमैच थी, ब्रिटिशर्स की जो रेजिलियंस थी, उनकी जो एक्सपोजर टू वॉरफेयर था, दुनिया भर की जो कॉलोनाइजेशन थी, उसका एक्सपीरियंस था उनको, उनकी जो मिलिट्री स्ट्रेंथ थी वो अनमैच थी, मॉडर्न वेपन्स थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन थी उनके पास, विथ इंडस्ट्रियलाइजेशन उनके पास आपके पास एक्सपीरियंस ऑफ वॉरफेयर था, मॉडर्न क्वालिटी वेपन्स थे। फिर बिकॉज ऑफ कॉलोनाइजेशन ऑफ डिफरेंट प्लेसेस उनके पास मॉनेटरी जो स्ट्रेंथ थी वो भी थी उनके पास, क्योंकि डिफरेंट एरियाज़ को, सिर्फ इंडिया को नहीं बल्कि उन्होंने उसके साथ-साथ अफ्रीका के डिफरेंट नेशंस को भी फ़तह किया हुआ था। तो जो आपके पास एक जंग को लड़ने के लिए पैसे चाहिए होते, वो भी उनके पास मौजूद थे।
फिर डिप्लोमेसी स्किल्स थी, किस तरीके से एक पावर को दूसरे पावर के खिलाफ इस्तेमाल करना। तो ये जो सारा का सारा एक्सपोज़र टू वॉर था इनका, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉज़ था। ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं, जो छोटे-छोटे पॉइंट्स हैं, इन सबको हम एक्सप्लेन करेंगे जब हम आपके पास 7 मार्क का आंसर या 14 मार्क का आंसर व्हाई डिड द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस फेल उसको इलैबोरेट करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं वीकनेस ऑफ द इंडियंस, और वीकनेस ऑफ द इंडियंस में हमने क्या देखा कि हर कोई अपने पर्पस के लिए लड़ रहा था, यूनिटी नहीं थी, आपके पास आपस में डिवीजन था, सेंट्रल लीडरशिप जो थी वो वीक थी, आपके पास सोल जो यूनिटी का फैक्टर था वो मुगल एम्पायर था। फिर एक और चीज कि मुस्लिम्स वर मोर इंटरेस्टेड एंड मोर कीन, क्योंकि मुस्लिम्स की पावर गई थी इवेंचुअली, और मुस्लिम्स रूल कर रहे थे, तो काफी जगहों पे हिंदूज तो सपोर्ट भी नहीं कर रहे थे। हिंदूज के लिए इट वाज जस्ट अ चेंज ऑफ मास्टर्स। पहले वो मुस्लिम कंट्रोल में था, वो ब्रिटिश कंट्रोल में आ गए, और उनके लिए, उनके दिमाग के हिसाब से उनके लिए तो एक फेवरेबल था, क्योंकि ब्रिटिशर्स के आने से डेमोक्रेसी आती, मोनार्की खत्म होती, तो उनको लगा कि यार डेमोक्रेसी के तहत वो मेजोरिटी तो हिंदूज की थी, उनको शायद ज्यादा रूलिंग शेयर मिलता, शायद ज्यादा ग्रेटर पावर मिलती। तो दे वर तो नॉट इवन क्या नाम है, सपोर्टिंग मुस्लिम्स एट प्लेसेस इन द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। सो ये जो सारा का सारा कॉन्सेप्ट था, तो ये इंडियंस को वीक करता था। फिर इसमें एक और बड़ी प्रोमिनेंट एग्जाम्पल के साथ आपको एक बात समझाते हैं कि अभी हमने एनेक्सेशन ऑफ पंजाब, एनेक्सेशन ऑफ सिंध और एनडब्ल्यूएफपी का वाकया पढ़ा था, जब चैप्टर नंबर 2 देखा था हमने। तो इसको, एनेक्सेशन ऑफ सिंध को करने के लिए ब्रिटिशर्स ने जो ट्रूप्स इस्तेमाल किए होंगे वो कौन से किए होंगे? ऑब्वियसली इंडिया के। इंडिया में, क्योंकि इंडिया की आर्मी के ऊपर कंट्रोल किसका था? ब्रिटिशर्स का। और इंडिया में ब्रिटेन का कैपिटल कौन सा था? कलकत्ता। पहली जो उनकी ट्रेडिंग बेसिस थी हमने पढ़ी ना, 3 ट्रेडिंग बेसिस में सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग बेस कौन सी थी? कलकत्ता की, जो बंगाल के रीजन में लाई करती थी। तो बंगाल से इंडियन ट्रूप्स को ही ब्रिटिशर्स ने इस्तेमाल किया दूसरा पार्ट कैप्चर करने के लिए, जो था सिंध और एनडब्ल्यूएफपी का और पंजाब का। तो जब यही सोल्जर जो बंगाल के, पंजाब और एनडब्ल्यूएफपी को फतह करने में ब्रिटिशर्स की मदद की, तो अब जब जंग में पंजाब और सिंध के लोगों की मदद चाहिए थी ब्रिटिशर्स को हराने में, तो उन्होंने कहा कि अब हम नहीं आ रहे। पहले तुमने हमें ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में डाला, और अब तुम हमारी मदद मांग रहे हो, हम नहीं आ रहे। तो ये शो करता था कि आपस में किस तरीके से ग्रजेस थे। प्रिंसेस काफी जगहों पे ब्रिटिशर्स को हराने के लिए नहीं, बल्कि अपनी पावर को रिस्टोर करने के लिए आ रहे थे कि यार ब्रिटिशर्स किसी तरीके से जाएं तो हमें अभी भी मुगल एम्पायर नहीं चाहिए, हमें अपनी पावर चाहिए। तो ये जो सारे के सारे रीजंस थे जो कि आपस में इंडियंस को कमजोर करते थे, ब्रिटिशर्स को ये बातें पता थी, और ब्रिटिशर्स को इसी चीज को अपने एडवांटेज में इस्तेमाल करने में आसानी हो गई। फिर अगेन आपके पास मिलिट्री स्ट्रेंथ नहीं थी, मॉनेटरी फंड्स बहुत कम थे। हमने देखा था कि स्टेट ट्रेजरी किस तरीके से खाली हो चुकी थी। उसके साथ साथ जो पैशन था वो नहीं था, आपके पास एक्सपीरियंस ऑफ वॉरफेयर नहीं था, उसके साथ-साथ आपके पास जो क्वालिटी ऑफ वेपन्स थी जनरली आपके पास वो बहुत कम थी, और एक्सपीरियंस ऑफ वॉरफेयर भी बहुत कम था, डिसिप्लिन इन द आर्मी नहीं था। तो ये जो सारे के सारे फैक्टर्स थे, इंक्लूडिंग इंटरनल डिफरेंसेस, इंक्लूडिंग लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ वेपन्स, लैक ऑफ मोटिवेशन, क्या नाम है, लैक ऑफ यूनिटी, ये सारे के सारे आपके पास वीकनेस ऑफ द इंडियंस के पॉइंट्स हैं। और इधर हमारे पास ये टॉपिक कंप्लीट होता है कि किस तरीके से इवेंट्स ऑफ वॉर हुए और किस तरीके से हमारे पास वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस फेल हुई। नेक्स्ट हमारा लास्ट लेक्चर होगा फॉर दिस टॉपिक, दैट इज वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इसमें हम इंशाल्लाह एनालाइज करेंगे कि किस तरीके से वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो थे उसके आउटकम्स क्या हुए, उसके नताइज क्या हुए, किस तरीके से जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी, और ये पूरा का पूरा एक ही दफ़ा, और ये जो नेक्स्ट हमारी इंशाल्लाह वीडियो होगी वो बड़ी इंपॉर्टेंट होगी इन द सेंस, क्योंकि उसमें अब जो सवाल आपके साथ डिस्कस किया जाएगा वो एक सवाल के साथ आपको पूरी की पूरी स्टोरी समझाई जाएगी, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। और ये एक दफ़ा अभी 14 मार्क के लिए सवाल आ चुका है, एक ही दफ़ा आया है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा यूनिक क्वेश्चन है। इंशाल्लाह उसको भी डिस्कस करेंगे, उसको लिखना कैसे उसको भी डिस्कस करेंगे, और उसके साथ साथ पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड करेंगे।